हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा। मैं सेल्फ यश राज। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। सो आइए एक बार इनके फटाफट लिख कर चलते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में हम पढ़ेंगे अबाउट द रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे पहले, क्योंकि हमें कोई भी ड्रग को जानने से पहले पता होना चाहिए कि वो डिजीज़ क्या है, राइट। देन हम पढ़ेंगे उसमें पर्टिकुलर अलग 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 तरह के हम कैटेगरीज पढ़ेंगे ड्रग्स का, जिसमें आता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, TNF अल्फा इनहिबिटर्स, अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। इसको दो पार्ट्स में करेंगे इस वीडियो को भी। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिजीज़ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, देखिए ये क्या होती है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि एसोसिएटेड होती है तीन चीज़ों से: जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, साइनोवियल प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। थ्री टाइप ऑफ थिंग्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं टोटली, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस डिज़ीज़ को खुद से फॉर्म करना शुरू कर देता है। यूजुअली वैसे इम्यून सिस्टम जो है वो हमें किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, राइट। हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू अलग अलग टाइप ऑफ डिजीज़, राइट। लेकिन इस तरह के कुछ डिसीज़ या कुछ डिसऑर्डर्स इस तरह के होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम खुद से फॉर्म करना शुरू कर देता है। उनमें से वन इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें तीन चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं: जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन, साइनोवियल प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। जॉइंट्स इन्फ्लेम होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम नी जॉइंट का एग्जांपल लेके चलें तो नी जॉइंट्स इन्फ्लेमेशंस होना स्टार्ट होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस हमें दिखने स्टार्ट होंगे। साइनोवियल प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। साइनोवियल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी भी सेल्स का बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज़ हो जाना, रैपिडली सेल्स का नंबर में इंक्रीज़ हो जाना, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके सेल्स का प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, वहाँ पे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हुआ, जिसकी वजह से थर्ड पॉइंट डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज हो जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, जब नंबर ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हुआ, नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे बढ़ गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा जिसने वहाँ पे बोन्स को ज्वाइन किया हुआ है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वही वाला फंडा यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए यूजुअली बच्चे जो है इस वाले पॉइंट पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लिगामेंट क्या होता है और कार्टिलेज क्या होता है। तो बच्चों, लिगामेंट होता है जो कि मसल्स को हमारी बोन से कनेक्ट करता है, बट जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, जो कि बोन और बोन को आपस में कनेक्ट करता है। तो हमेशा याद रखना, बोन और बोन को आपस में कनेक्ट करने वाला क्या होता है, कार्टिलेज, और जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है वो होता है लिगामेंट। सो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, जो वहाँ पे बोन्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, मल्टीपल स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट्स आर प्रेफरेंशियली अफेक्टेड। मेनली क्या होता है, स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं, छोटे 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 जॉइंट्स। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल लेके ऐसे ही बता दिया था अबाउट द नी जॉइंट, वो तो एक काफ़ी बड़ा जॉइंट है, बट स्मॉल जॉइंट मल्टीपल जो हैंड्स के या फिर आपके फीट के बहुत छोटे 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 जॉइंट्स होते हैं, आपके इवन फेलेंजेस के जॉइंट्स होते हैं, वो सभी इसमें प्रेफरेंशियली अफेक्टेड होते हैं। सबसे पहले वो उनको इफेक्ट ज़्यादा होता है, और इस तरह का इशू हमें देखने को मिलता है प्रॉब्लम, मतलब इस तरह की डिजीज़ में। ओके, इसके बारे में समझते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ किस तरह से होता है, फिर ये डिजीज़ किस तरह से प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे किस तरह से इसके सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं, कैसे ये पूरा डिजीज़ बनता है, उसके बारे में एक बार देखते हैं। देखिए, सो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ में आता है सबसे पहले इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ IgM एंटीबॉडीज़। ओके, अलग अलग डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, हमें पता है टोटल 5 एंटीबॉडीज़ होती है: IgG, A, M, T और E, राइट। 5 एंटीबॉडीज़ होती हैं टोटल, 5 टाइप की एंटीबॉडीज़। उनमें से जो IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके जो कंपोज इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से इस तरह का इशू होता है। ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम, ये TNF अल्फ़ा और IL-1 को एक्टिवेट कर देता है। ये TNF अल्फ़ा और IL-1 क्या होते हैं, ये होते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, राइट। इन्फ्लामेशन को कॉज करने वाले कुछ मीडिएटर्स हैं। तो TNF का फुल फॉर्म जहाँ पे होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, और IL मतलब कि इंटरल्यूकिन 1। सो ये दो तरह के जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ये फर्दर एक्टिवेट होते हैं, तो ये आगे जाके इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। देन सेक्रेट होता है लाइजोसोमल एंजाइम्स। बच्चों, लाइजोसोमल एंजाइम्स का आपको एक बार मैं फंक्शन रिकॉल कराता हूँ, सबको सबने पढ़ा होगा सेल फिजियोलॉजी में। लाइजोसोमल एंजाइम क्या होता है, जो कि डाइजेस्ट करता है आपके सेल्स का जितने भी
ना डेब्रिस है या फिर किसी भी तरह का इशू, सेल में कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का, सेल्यूलर डाइजेशन में जो रोल प्ले करता है वो लाइसोसोमल एंजाइम होता है। तो यहाँ पे फिर लाइसोसोमल एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे क्या डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे कार्टिलेज को वो डैमेज करना स्टार्ट करता है और बोन्स इरोड होने स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक बोन्स भी धीरे धीरे इरोड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और कार्टिलेज भी डिस्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। तो वहाँ पे फिर उस जॉइंट में अल्टीमेटली ना वो जॉइंट ही ख़राब होता चला जा रहा है, वहाँ पे और ज़्यादा पेन हो रहा है, फिर और ज़्यादा इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जा रहे हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पे फिर पीजीज सिक्रीट होते हैं। व्हाट आर पीजीज? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, वहाँ पर वेसोडाइलेशन और पेन कॉज कर देते हैं। तो लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे ही वहाँ पे सिक्रीट होंगे, पहले वेसल्स का डायलेशन होगा, वेसल्स डायलेट होंगी तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर जॉइंट में आपको पेन शो होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें इस पूरी की पूरी डिजीज़ में मेजरली हमें दो तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो खुद से हमें समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। एक तो हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, एक स्वेलअप सा हो जाएगा वो एरिया जहाँ पे भी जिस भी जॉइंट में आपको इशू है, जिस भी जॉइंट में आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इशू हुआ है वहाँ पे स्वेलअप हो जाएगा, इन्फ्लेम हो जाएगा पूरी तरह से, और वहाँ पे पेन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगा। तो ये मेजरली ये दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसमें। ओके, अब बात करते हैं अबाउट द एंटी रिमोटॉइड ड्रग्स। ओके, अभी तक हमने पढ़ा रिमोटॉइड आर्थराइटिस पूरा क्या होता है, राइट। अब एंटी रिमोटॉइड ड्रग्स तो जो उस रिमोटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करेंगे, मेनली सप्रेस करेंगे उस डिज़ीज़ को, और उस डिज़ीज़ को प्रोग्रेस करने से स्टॉप कर देंगे। दो काम करेंगे, उस डिज़ीज़ को एक तो सप्रेस करेंगे, या तो उसको मतलब कम करेंगे, या फिर उसको फर्दर प्रोग्रेस करने से वो और ज़्यादा बढ़े ना, उसको वहीं रोक देंगे, या तो उसको थोड़ा कम करेंगे या फिर उसको वहीं रोक देंगे। इस तरह के डिजीज जो इस तरह के ड्रग्स होते हैं वो होते हैं एंटी रिमोटॉइड ड्रग्स। सो मेनली इन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, DMARDs। DMARDs दैट मीन्स डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स। ओके, जो डिजीज़ को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं ना, या तो उसको वहाँ पर स्टॉप कर दे रहे हैं, या फिर इवन उसको प्रोग्रेस करने से मतलब स्टॉप कर रहे हैं, आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी वो, जहाँ तक हो गया, जितना डिस्ट्रक्शन हो गया, फर्दर आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी, या फिर उसको सप्रेस कर सकते हैं कि लाइक जितना वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है उसको कम कर दें। तो ये दो तरह से वो मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से उस डिज़ीज़ को, तो इसलिए उनको बोलते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स और DMARDs, राइट। देन NSAIDs जो होते हैं वो उसके फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पेन और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करता है वो। देखो सबसे ज़्यादा मेन जो इशू है इस पूरी डिज़ीज़ में जो पेशेंट्स फेस करते हैं वो क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन और पेन हो रहा होता है। तो ये सबसे मेजर सिम्टम्स हुए, राइट। तो इनको सबसे पहले सप्रेस करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। लाइक डिजीज़ प्रोग्रेशन करना रुके वो इंपॉर्टेंट है, सही बात है, बट फॉर अ पेशेंट क्या चीज़ ज़रूरी होती है, उसको पेन या जो भी उससे सिम्टम्स हो रहे हैं वो सिम्टम्स क्योर हो जाए। तो सिम्टम्स को क्योर करने के लिए सबसे जो फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ की जाती है वो होते हैं NSAIDs। NSAIDs जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा होगा, हम आगे जाके इन फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे भी इवन। NSAIDs होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ओके, तो ये इन्फ्लामेशन को ही रोकते हैं और साथ के साथ पेन को भी क्योर करते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स को एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग दिया जाता है क्योंकि वो पेन और इन्फ्लामेशन दोनों को ट्रीट कर सकें। एंड देन उसके बाद हम जो वो देते हैं इसमें ड्रग्स होते हैं DMARDs, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स। सो एक बार एक क्विक रिव्यू देते हैं अबाउट द एंटी रिमेटिक ड्रग्स। इसके बारे में हम डिटेल में जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। इसके बारे में बस हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं एंटी रिमेटिक ड्रग, इसका पूरा क्लासिफिकेशन। तो मेजरली जो एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ DMARDs, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स, जो भी हमने देखा, एंड द अदर वंस आर एडजुवेंट ड्रग। एडजुवेंट ड्रग बच्चों क्या होता है, जो कि एक किसी भी डिजीज जो भी हम ड्रग्स दे रहे हैं उसके साथ में यूज़ हो जाएंगे। लाइक मेजर ड्रग नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि अकेला वो ड्रग हम देंगे और डिजीज़ क्योर हो जाए या फिर डिजीज़ की कोई सिम्टम्स ट्रीट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एडजुवेंट ड्रग्स जो है वो एडिशनल यूज़ किए जाते हैं। जो ड्रग आपका चल रहा है उसके साथ में यूज़ कर लेंगे उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए कि और एफिशिएंट हो सके वो ड्रग। ओके, तो यहाँ पे जो एडजुवेंट ड्रग की तरह यूज़ होती हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और हम कह सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। ओके, प्रेडनिसोलोन या और भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनको हम यूज़ करते हैं एज एडजुवेंट ड्रग्स। ओके, सो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ। सबसे पहला DMARDs, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स, और दूसरा पार्ट होता है एडजुवेंट ड्रग्स जिसमें आता है प्रेडनिसोलोन या और भी कोई भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, सो अब DMARDs में फर्दर आते हैं 2 तरह के ड्रग्स, नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल ड्रग्स। ओके, नॉन बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। अब नॉन बायोलॉजिकल में फर्दर 2 तरह के क्लासिफिकेशन हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स
दूसरा है अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। तो एक हुए जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस ही कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा इम्यून सिस्टम से ही अराइज हो रही है डिजीज़, तो इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दो, इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो डिजीज़ इतना ज़्यादा होना बंद हो जाएगी। दूसरा होगा अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करें, थोड़ा सा मॉड्यूलेशंस लाएँ जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज हो। सो इसमें कौन कौन से आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हो गया, एज़ाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, या फिर अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में आए सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और वी और क्लोरोक्वीन, लेफ्लिनोमाइड और टोफैक्सिटनब। ओके, देन आते हैं हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में होता है TNF अल्फा इनिबिटर्स या फिर अदर बायोलॉजिकल्स। सो बच्चों TNF अल्फा इनिबिटर्स, अभी हमने जब डिजीज़ का प्रोग्रेशन में पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था ना कि TNF अल्फा जो होता है वो एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था। यहाँ पे TNF अल्फा इंटरल्यूकिन 1 वो डिजीज़ के प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था। सो उसी को अगर हम इनिबिट कर देंगे तो इन्फ्लामेशन ही नहीं होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो हमारी डिजीज़ क्योर हो सकती है, राइट। तो इस तरह से TNF अल्फा इनिबिटर्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक एटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीमुमैब। ओके, और अदर बायोलॉजिकल्स में आते हैं एनाकिंड्रा, अबाटासेप्ट एंड रिटुक्सीमैब। सो ये इन टोटल सारे के सारे ड्रग्स हैं जो इस पूरे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। इसमें NSAIDs को नहीं लिया गया, NSAIDs क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग है, वो कैटेगरी ही डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजीज़ एंड सम ऑफ एंड इट्स क्लासिफिकेशन बेसिकली। सो अब इसके बारे में हम अलग अलग ड्रग्स के बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।